Hello everybody, welcome to my YouTube channel. This is Falguni for you, and today we will be studying transcription. Whatever I'll be teaching you will be sufficient for your NET, GATE, DBT, ICMR, and also for your college exams. So you can be relaxed about everything. Okay, so this video is particularly an overview about transcription, and then in coming sessions, we will also discuss about the prokaryotic and eukaryotic transcription in detail. So no worries, just stay tuned. Alright? Now introduction to transcription. तो देखो सबसे पहले तो किसी भी चीज के बारे में पढ़ने से पहले उसकी इम्पोर्टेंस जानना बहुत जरूरी होता है। अब जो डीएनए है, हम लोग ट्रांसक्रिप्शन क्यों पढ़ रहे हैं पहले हम ये समझेंगे, ठीक है? तो जो डीएनए है ना हमारा, उसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स के बहुत सारे इम्पोर्टेंट वो हैं फंक्शंस हैं, जैसे कि वो परफॉर्म करते हैं सेलुलर फंक्शंस। अब जैसे कि एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, ये ऑलमोस्ट हर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है? अगर मतलब एक तरह से एवरीवेयर एंजाइम्स तो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, ओके? उसके अलावा ये इवन रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेलुलर आइडेंटिटी। अब सेलुलर आइडेंटिटी में ये इसका क्या काम है, इससे हम क्या समझ सकते हैं? जैसे कोई भी सेल है, ठीक है? अब सेल्स के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। अब डीएनए जो है वो एक मतलब कुछ कुछ जो सेल्स होते हैं ना, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनाते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे कोई सेल है तो वो सेल सिर्फ ये प्रोटीन बनाएगी या ये उसका फंक्शन है, तो बेस्ड ऑन दैट हम उस सेल की आइडेंटिटी पता कर सकते हैं। तो ये प्रोटीन्स उसमें भी हेल्प करते हैं सेलुलर सेल की आइडेंटिटी बनाने में। दूसरा जो सेल्स है वो कंपोनेंट है हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स के। फॉर एग्जांपल योर हेयर्स, योर नेल्स, योर स्किन। अब आप हेयर्स और स्किन को देख लो। हेयर्स में केराटिन है, स्किन में कोलाजन है, नेल्स में अपना फिर से केराटिन है। ऑल दीज आर व्हाट? प्रोटीन्स। सो इट इज वेरी एसेंशियल। अब ये प्रोसेस, ठीक है? अब जैसे डीएनए है, तो डीएनए से क्या होता है? पहले फर्स्ट प्रोसेस इज कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू एमआरएनए। सो इट्स नॉट बेसिकली कन्वर्जन, बट डीएनए जो है वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो किस में ट्रांसक्राइब कर रहा है? एमआरएनए में ट्रांसक्राइब कर रहा है, ठीक है? और फिर एमआरएनए जो क्या कर रहा है? उस इंफॉर्मेशन को किस में ट्रांसलेट कर रहा है? प्रोटीन में। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये क्या है? हमारा ट्रांसक्रिप्शन। एंड देन एमआरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है? ट्रांसलेशन। तो इनका जो प्रोसेस है ना वो उनके वर्ड में समझ आता है। जैसे ये है, ये ट्रांसक्राइब कर रहा है, कॉपी कर रहा है इंफॉर्मेशन को, तो ये क्या हो गया? हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और एमआरएनए फिर प्रोटीन बना रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन भी वही चीज बता रही है, बट इट्स लाइक द बेसिक डेफिनेशन जो आप अपने एग्जाम्स वगैरह में भी लिख सकते हैं। Transcription is the process by which the information in a strand of DNA is copied into a new molecule of messenger RNA which can further encode proteins. तो जो बात मैंने यहाँ पे कही वही बात ये यहाँ कह रहा है, ठीक है? आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर से नोट डाउन कर लेना। अब नेक्स्ट, कोई भी चीज़ है प्रोसेस का लोकेशन तो होगा ही। तो लोकेशन क्या है हमारे ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है? प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन हमारा साइटोप्लाज्म में होता है सेल में, और वही यही प्रोसेस यूकैरियोट्स में हमारे न्यूक्लियस में होता है, ठीक है? नाउ द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज आरएनए पॉलीमरेज। हर प्रोसेस में, कोई भी प्रोसेस हो, एंजाइम उसमें लगता ही है। जब भी हम ह्यूमन बॉडी की या फिर किसी भी यूजुअली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अपार्ट लाइक प्लांट्स को और सबको इंक्लूड करो, प्रोसेस में एंजाइम लगता ही है। अब ये कितने स्टेप्स में डिवाइडेड है? 3 स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस में, वो है इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो ये क्लियर है? ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। नाउ ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि बहुत बार जो स्टूडेंट्स हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों प्रोसेस के इसमें, क्योंकि दोनों के जो स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। इफ़ यू लुक एट इट ऐसे फ्रॉम अफार,
जैसे रेप्लिकेशन में भी हमारा आता है इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सेम इज विद ट्रांसक्रिप्शन ऑल्सो, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा। स्टिल देयर आर डिफरेंसेस, देयर आर ह्यूज डिफरेंसेस जो अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब सबसे फर्स्ट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इज लेस एक्यूरेट देन रेप्लिकेशन। जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है वो लेस एक्यूरेट है, लेकिन मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए मतलब ये इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। ये लेस एक्यूरेट क्यों है? एक्यूरेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आफ्टर, जब हमारी बॉडी की बात हो रही है, हमारे बॉडी के प्रोसेस की बात हो रही है, बट ट्रांसक्रिप्शन में ये एक्यूरेसी इतनी इम्पोर्टेंट कम क्यों है? तो अभी आप ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन में एक ही रीजन का, जैसे कोई पर्टिकुलर रीजन है, उसके बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट्स बनते हैं। तो अगर किसी एक में गलती हो भी गई तो उसे हम जाने दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट्स हैं एक ही जीन के। उसी तरह अगर हम रेप्लिकेशन को देखेंगे ना, तो रेप्लिकेशन में एक भी गलती हो ना, हम कर ही नहीं सकते कि उसमें एक भी गलती हो। और वो क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ एक बार में एक ही बार कॉपी होता है। मतलब अगर पेरेंट स्ट्रैंड है तो उससे कॉपी एक ही बार होगा। हमारे डॉटर स्ट्रैंड्स में तो कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है उसमें 2 फॉर्म्स की प्रूफ रीडिंग होती है, और रेप्लिकेशन में भी एक्चुअली 2 टाइप की होती है, पर वो अलग होती है। प्रूफ रीडिंग में कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट इज selectively copy certain parts of genome unlike replication। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसमें सिर्फ सिलेक्टिवली ही कॉपी किया जाता है कुछ पार्ट्स को, पूरा डीएनए कॉपी नहीं होता जैसे रेप्लिकेशन में होता है। देन सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज जो है उसे कोई प्राइमर की जरूरत नहीं है। किसके लिए? सिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए। जबकि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है रेप्लिकेशन में, उसको प्राइमर के बिना वो कर ही नहीं सकता कोई भी प्रोसेस स्टार्ट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स अ यूनिक स्टेप ऑफ अबॉर्टिव इनिशिएशन। अब मैंने आपको ये तो बताया था कि 3 स्टेप्स तो दोनों में कॉमन होते हैं, लेकिन ये जो स्टेप है अबॉर्टिव इनिशिएशन वाला, ये हम रेप्लिकेशन में नहीं देखते हैं। ठीक है, इट occurs in G1 and G2 phases of cell cycle। हमारा ट्रांसक्रिप्शन G1 एंड G2 phases में होता है, लेकिन जो रेप्लिकेशन है वो हमारा S फेज में होता है। उसके अलावा अगर हम इसका डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो आप डायग्राम देख सकते हो ये ट्रांसक्रिप्शन का डायग्राम है, और ये है हमारा रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन में क्या है ये समझो, ये है हमारा, ये व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्राइमर। दिख रहा है ये आपको? ये प्राइमर है, और प्राइमर से हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या बना रहा है? न्यू स्ट्रैंड बना रहा है। एंड न्यू स्ट्रैंड में कौन से न्यूक्लियोटाइड्स दिख रहे हैं आपको? ए दिख रहा है, टी दिख रहा है, जी दिख रहा है और सी दिख रहा है। तो इसमें बेसिकली हमारे कौन से न्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं? ए टी जी सी, दैट इज एडेनाइन, थाइमीन, गुआनाइन एंड साइटोसिन। वही अगर हम ट्रांसक्रिप्शन में देखें तो जो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, एक तो एंजाइम का डिफरेंस, उसके अलावा यहाँ पे जब न्यूक्लियोटाइड्स देख रहे हो, ये कौन से न्यूक्लियोटाइड्स दिख रहे हैं यहाँ पर आपको? ए, यू, जी और क्या है ये? सी। यहाँ पे कौन से यूज होते हैं? ए यू जी सी। तो यहाँ पे थाइमीन की जगह हमारा जो आरएनए है उसमें क्या होगा? यूरासिल होगा। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं, जो कि हमारे इसमें हमारे एटीजीसी आते हैं। वही यहाँ पर हमारे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में सिर्फ एयूजीसी ही होता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, एन ओवरव्यू ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? इनिशिएशन। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, पहले मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसे हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करेंगे। तो प्लीज इसे ध्यान में रखिए, ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अभी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है?
इनिशिएशन में क्या होता है, देयर इज एन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ प्रमोटर पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, प्रमोटर पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे ये डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है हमारे, उसे बोलते हैं प्रमोटर सीक्वेंस। तो दिस कुड बी योर प्रमोटर सीक्वेंस, ओके। इफ दिस इज योर प्रमोटर सीक्वेंस, तो अब हमारा जो पॉलीमरेज है, जो एंजाइम था, कौन सा, वो एंजाइम का क्या शेप है, समझो ये एंजाइम है, ये हमारा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। अब ये एंजाइम जो है ये जाके इससे बाइंड करेगा, किससे, हमारे प्रमोटर से, एंड इस प्रमोटर और पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इस जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब ये तो हमारा डीएनए था, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसमें ये हमारे ये है बॉन्ड्स है, ओके। आई होप आपको सब ये दिख रहा होगा क्लियरली। अब इसके बाद में जब ये बाइंड हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बबल। बबल फॉर्मेशन इज व्हाट, अब हमारा ये जो डीएनए है ना, ये मेल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट एज इन जो हमारे बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाएंगे और देयर विल बी अ बबल फॉर्मेशन ओवर हियर, ठीक है। ये हमारा जब पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड कर लेता है ना, उसके बाद ये पॉलीमरेज है जो ये फंक्शन करता है, क्या करता है, हमारे डीएनए को मेल्ट कर देता है। एंड देन मेल्ट करना जरूरी क्यों है, क्योंकि इसके बाद ही हम कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए जगह मिलेगी एंजाइम को, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे समझो ये हमारा अब क्या बनेगा, अब क्या होगा, सिंथेसिस होगा शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए का ऑफ अराउंड 10 बेस पेयर्स। तो समझो ये जो है ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पर आरएनए बन गया, ठीक है। और ये आरएनए कितने बेस पेयर्स का होगा, इट विल बी ऑफ अराउंड 10 बेसिस, 10 बेसिस का होता है इनिशियली। तो ये हमारा पार्ट किस में आ गया, इनिशिएशन में। नेक्स्ट इज इलोंगेशन। इलोंगेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा ये एंजाइम था पॉलीमरेज, अब ये पॉलीमरेज में क्या आ जाएंगे, कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे। कन्फर्मेशनल चेंजेस आने की वजह से क्या होगा, ये हमारा पॉलीमरेज हमारे डीएनए से और टाइटली बाउंड करेगा, और टाइटली बाउंड करने के बाद वो और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा अपना फंक्शन। तो उसके फंक्शंस में क्या क्या आता है, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए अहेड। तो वो क्या करता है, जो आगे के डीएनए है, अब ये अभी जैसे यहाँ पर बना है अपना डीएनए और आरएनए जो है, अब ये आरएनए अब निकल जाएगा, अब बबल को आगे बढ़ना है, राइट। तो आगे बढ़ने के लिए हमारा पॉलीमरेज आगे वाले डीएनए को मेल्ट करते जाएगा, अनवाइंडिंग करता जाएगा इन शॉर्ट। अनवाइंडिंग करने के साथ साथ पीछे वाला बबल भी वापस क्लोज होना चाहिए, राइट। जैसे हमारा आरएनए बन जाएगा तो व्हाट इट विल डू, इट विल री-अनेल द डीएनए बिहाइंड, री-अनेलिंग एज इन सील कर देगा, बॉन्ड्स वापस बन जाएंगे। नेक्स्ट इज डिसोसिएशन ऑफ आरएनए चेन व्हाइल मूविंग अलोंग द टेम्पलेट। उसके साथ साथ अब हमारा आरएनए चेन भी डिसोशिएट होना चाहिए, क्योंकि हमारा पॉलीमरेज आगे बढ़ते जा रहा है, वो आरएनए चेन को निकलते जाना है। पर ये जो प्रोसेस है डिसोसिएशन का, उसके लिए हमें क्या चाहिए, टर्मिनेशन करना पड़ेगा। विदाउट टर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, टर्मिनेटर सीक्वेंसेस लगेंगे। तो आप ये देख लीजिए, तीन जो हमारे फंक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट, टर्मिनेशन। तो मैंने आपको टर्मिनेशन का बताया, टर्मिनेशन सीक्वेंसेस जो हैं वो हेल्प करते हैं इन रिलीजिंग द आरएनए प्रोडक्ट एंड स्टॉप्स आरएनए पॉलीमरेज। तो एक तो वो हमारा आरएनए प्रोडक्ट जो है उसको रिलीज कर देता है, साथ साथ हमारे आरएनए पॉलीमरेज को रोकता भी है कि यहाँ पे रुक जाना है अभी और इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे टर्मिनेशन सीक्वेंसेस करते हैं। जो मैंने आपको लास्ट अभी पीछे वाले स्लाइड में दिखाया हुआ था, क्लियर नहीं था, तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या कैसे होता है। इधर बस एक एंजाइम की कमी है, बिकॉज एंजाइम विल बी हियर समवेयर व्हिच विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, अब एंजाइम पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही, तो ये एक थोड़ा ब्रीफ है हमारे एंजाइम के बारे में। सो आरएनए पॉलीमरेज को
कोई प्राइमर की जरूरत नहीं होती, नो प्राइमर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। सब ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको 10 बार बता दिया है, तो आई थिंक अभी आपको याद ही हो गया होगा कि कोई प्राइमर की जरूरत है ही नहीं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आरएनए पॉलीमरेज के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं हमारे सिस्टम में जो ट्रांसक्राइब कर लेते हैं एक ही जीन को एक ही टाइम पर। मतलब एक ही जीन है और उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें लगे हुए हैं अलग अलग जगह पर। एक जीन बड़ा सेगमेंट होता है, उसमें 3-4 मॉलिक्यूल्स लगे हुए होंगे हमारे आरएनए पॉलीमरेज के, और वो एक ही टाइम पर क्या कर रहे होंगे, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होंगे। ठीक है। कंटेन्स मल्टीपल सब यूनिट्स। आरएनए पॉलीमरेज चाहे यूकैरियोटिक का हो या प्रोकैरियोट का हो, दोनों में ही मल्टीपल सब यूनिट्स होंगी। ये डायग्राम में दिख रहा है, ये बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज है, ये भी मल्टीपल सब यूनिट्स का है, एंड ये यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है, दिस इज आल्सो ऑफ मल्टीपल सब यूनिट्स। अभी मैंने डायग्राम इसीलिए लगाया क्योंकि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का सेम तो नहीं होता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या उसकी सब यूनिट सेम होती है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस। अब यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस 3 टाइप के होते हैं, पॉलीमरेज 1, 2 एंड पॉलीमरेज 3। अब पॉलीमरेज 1 क्या करता है, इनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली कि वो ट्रांसक्रिप्शन किस चीज का करते हैं। तो पॉलीमरेज 1 जो है ट्रांसक्राइब करता है लार्ज आरएनए प्रिकॉर्सर जीन। मतलब जो सिर्फ आरएनए का जो प्रिकॉर्सर जीन है सिर्फ उसी का ही ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा। फिर पॉल 2 जो है, ये तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो सारे ही मोस्टली जितने जीन्स है वो ही ट्रांसक्राइब करता है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आरएनए पॉलीमरेज है, मोस्टली हम यही पढ़ते हैं। एंड थर्ड इज पॉलीमरेज 3, जो क्या ट्रांसक्राइब करता है, टीआरएनए जीन्स करता है ट्रांसक्राइब, सम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है, एंड F5SR आरएनए जीन। इसके आप टेबल बना के रख लीजिए तो ये आपको अच्छा रहेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है। अब एंजाइम के बारे में हम पढ़ते हैं, एंजाइम के सब यूनिट्स के बारे में। तो कोर एंजाइम क्या होता है, कोर एंजाइम इज द स्टेट ऑफ एंजाइम जब उसमें ये सब यूनिट्स होती है। कौन सी, अल्फा, अल्फा बीटा डैश, बीटा एंड ओमेगा। जब इतनी सब यूनिट्स रहती हैं तब इसे हम कोर एंजाइम कहते हैं। और जब इसमें हमारा सिग्मा ऐड हो जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, हॉलो एंजाइम। अब इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है फंक्शन वाला, ये तो हमारे सब यूनिट्स के डिफरेंशिएशन होगा इन दोनों के बीच में। इसके अलावा जो एक फैक्टर है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि कोर एंजाइम इस वो एंजाइम है जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहीं से भी शुरू कर सकता है। मतलब वो पर्टिकुलरली हमारे डीएनए को प्रमोटर पे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। जो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने का काम है ना, वो सिर्फ हॉलो एंजाइम कर पाता है। तो सिग्मा फैक्टर जो है बेसिकली सही जगह पर प्रमोटर के ऊपर जाके बाइंड करता है और हमारा सही ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्प करता है। तो दिस इज वेरी मच क्लियर, इट एक्चुअली इंक्रीजेस द स्पेसिफिसिटी ऑफ योर एंजाइम। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल और ईस्ट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो काफी सिमिलर है, ये आप याद रखिए। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ डायग्राम में, जो बीटा और बीटा डैश है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि जो आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर है ना, वो क्रैब के क्लॉ जैसा होता है। ये आपको दिख रहा होगा, क्रैब का क्लॉ देखा है ना आपने, इट लुक्स सिमिलर टू दैट, राइट। अब क्रैब के क्लॉ जैसा इसका स्ट्रक्चर है, इसमें इतनी सब यूनिट्स है, अप्रोक्सीमेटली इट्स 5 सब यूनिट्स। एंड इसके पास ना इसका एक्टिव साइट कहाँ पर होता है, एक्टिव साइट है इन दोनों के बीच में, बीटा और बीटा डैश के बीच में। तो यहाँ कहीं पर इसका हमारा एक्टिव साइट होता है इस एंजाइम का। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। और ये डायग्राम तो मैंने इसीलिए लगाया है ताकि इतना इसे याद करने की जरूरत नहीं है, because that's not that important, but you need to know that the subunits are different, they are not the same, number is not the same, because काफी बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि क्या दोनों का एंजाइम सेम है, क्या उसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
तो ये डिफरेंस है उसमें। ओके, अब आप ये टेबल भी देख सकते हैं उस डिफरेंशिएशन को और अच्छे से समझने के लिए कि ये कितना ही, मतलब इसे याद मत करना, बट फिर भी क्लियर होगा इससे। जैसे कि अब ये दिख रही है आपको, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग एंजाइम्स के हैं, वो हैं जैसे ये बैक्टीरियल, आर्कियल, देन दिस इज आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो अब इसके अंदर कौन कौन से सब यूनिट्स है, बीटा डैश, बीटा, अल्फा, अल्फा 2 एंड ओमेगा। वही अगर आप, अभी हम ये सब बाकी का नहीं देखेंगे क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके सब यूनिट्स अगर आप चाहो तो आप याद करके रख सकते हो, ताकि कभी कोई एग्जाम में पूछ लिया तो यू विल रिमेम्बर दैट। ठीक है, सो बीटा डैश इज एनालोगस टू आरपीबी 1, बीटा का सिमिलर कौन सा है, आरपीबी 2, अल्फा से सिमिलर क्या है, आरपीबी 3, अल्फा 2 से सिमिलर क्या है, आरपीबी 11, ओमेगा से सिमिलर है आरपीबी 6, और उसके अलावा 7 अदर्स और सब साथियों सब यूनिट्स है इसमें। ठीक है, तो इसको इतना रटने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर याद रहा तो अच्छी चीज है। ठीक है, और ये तो आपको याद करना ही है, यू नीड टू नो अबाउट दिस। ओके, तो ये टेबल भी आप नोट डाउन कर सकते हैं इफ यू वांट, और जस्ट द 2 कॉलम्स फ्रॉम दिस टेबल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एंड अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इनिशिएशन पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स का। तो स्टे ट्यून and keep watching, keep studying, and please give a subscribe to my channel so that even I'll feel motivated to create more such videos for you guys. Thank you.